नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जब घर में एक नन्हे बच्चे का जन्म होता है तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। लेकिन उस खुशी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक नन्हे से जान को जो बोल नहीं सकता, अपनी तकलीफ बता नहीं सकता, उसे कैसे बड़ा किया जाए, उसे क्या खिलाया जाए, अगर वो बीमार पड़े तो क्या किया जाए। आज के ज़माने में हमारे पास बच्चों के डॉक्टर्स हैं जिन्हें हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई मशीनें नहीं थीं, तब भारत में बच्चों का इलाज कैसे होता था? तब माएँ अपने बच्चों को कैसे पालती थीं? आज के वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी किताब ढूंढकर लाए हैं जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बच्चों की मेडिकल बुक माना जाता है। इस किताब का नाम है काश्यप संहिता। जैसे चरक संहिता वयस्कों यानी बड़ों की बीमारियों के लिए है, सुश्रुत संहिता सर्जरी के लिए है, ठीक वैसे ही काश्यप संहिता विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए लिखी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज बच्चों के दांत निकलने के दर्द को कैसे कम करते थे, बच्चों के खिलौने कैसे होने चाहिए और बच्चों को नजर लगने के पीछे का विज्ञान क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा को। भाग 1, काश्यप संहिता का इतिहास और इसके रचयिता। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये किताब कितनी खास क्यों है। आयुर्वेद के 8 मुख्य अंग होते हैं और उनमें से एक है कौमारभृत्य। कौमारभृत्य का मतलब है बच्चों का पालन पोषण और उनका इलाज। काश्यप संहिता इसी विषय पर लिखी गई सबसे प्रामाणिक किताब है। इस किताब की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी से आया, फिर इसे महर्षि कश्यप ने सीखा। महर्षि कश्यप के पिता मरीचि थे। कश्यप जी ने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, जिनमें से एक का नाम था वृद्ध जीवक। तो असल में ये किताब गुरु कश्यप और शिष्य जीवक के बीच के सवाल जवाब हैं। एक दुखद बात यह है कि ये पूरी किताब हमें आज नहीं मिलती। इतिहास के उथल पुथल में इसका बड़ा हिस्सा खो गया था। बहुत साल पहले नेपाल के एक राजगुरु की लाइब्रेरी में इस किताब के कुछ पन्ने मिले थे, जिन्हें जोड़कर आज की काश्यप संहिता बनाई गई है। फिर भी जितना हिस्सा हमारे पास है वो ये बताने के लिए काफी है कि उस समय का विज्ञान कितना एडवांस था। भाग 2, बच्चों का शरीर बड़ों से अलग क्यों है। दोस्तों, काश्यप संहिता की शुरुआत में ही एक बहुत ही पते की बात समझाई गई है। महर्षि कश्यप कहते हैं कि बच्चे लघु होते हैं, यानी बहुत नाजुक। हम बड़ों वाली दवाइयां या इलाज बच्चों पर नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया कि बच्चे का शरीर एक कच्चे घड़े जैसा होता है या फिर किसी फूल की पंखुड़ी जैसा। अगर आप उसे जोर से छुएंगे तो वो मुरझा जाएगा। इसलिए बच्चों के इलाज में बहुत सौम्य यानी हल्की दवाइयों का इस्तेमाल होना चाहिए। कश्यप संहिता में कड़वी दवाइयां देने से मना किया गया है, क्योंकि बच्चा उसे पी नहीं पाएगा और उसे उल्टी हो जाएगी। इसके बजाय दवाओं को शहद, घी या दूध में मिलाकर देने की बात कही गई है, ताकि बच्चा उसे आसानी से ले सके। ये छोटी सी बात दिखाती है कि हमारे ऋषि मुनि बच्चों के मनोविज्ञान को कितना समझते थे। भाग 3, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म की तैयारी। काश्यप संहिता सिर्फ बच्चे के जन्म के बाद की बात नहीं करती, बल्कि ये तब से शुरू होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। इसे गर्भ विज्ञान कहा गया है। इस किताब में गर्भवती महिला के लिए बहुत ही सुंदर नियम बताए गए हैं, जिसे दौहृद कहा गया है। दौहृद का मतलब है 2 दिल, एक माँ का दिल और एक उसके अंदर पल रहे बच्चे का दिल। संहिता कहती है कि अगर गर्भवती महिला की इच्छाएं पूरी नहीं की जाती तो उसका असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। किताब में यह भी बताया गया है कि डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए। उस समय सूतिका गृह बनाया जाता था, यानी एक अलग कमरा जहां बच्चे का जन्म होगा। काश्यप संहिता में साफ लिखा है कि उस कमरे की दीवारें कैसी होनी चाहिए, वहां हवा का इंतजाम कैसा होना चाहिए और वहां की साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, ताकि माँ और बच्चे को कोई इन्फेक्शन न हो। वहां पर नीम के पत्ते जलाने की बात कही गई है, ताकि हवा शुद्ध रहे और कीटाणु मर जाएं। भाग 4, नवजात शिशु की देखभाल और धात्री, नर्स का महत्व। अब बात करते हैं उस समय की जब बच्चा पैदा हो जाता है। काश्यप संहिता का यह हिस्सा बहुत ही क्रांतिकारी है। आज हम जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। काश्यप संहिता ने हजारों साल पहले ये बात कह दी थी। लेकिन इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या का भी हल बताया गया है। अगर किसी कारण से माँ को दूध नहीं आ रहा हो, या माँ बीमार हो, या माँ की मृत्यु हो गई हो, तो बच्चे को कैसे बचाया जाए। उस जमाने में डिब्बे वाला दूध नहीं होता था। तब भूमिका आती थी धात्री की। धात्री का मतलब है वेट नर्स, यानी वो महिला जो किसी और के बच्चे को अपना दूध पिलाती है। काश्यप संहिता में एक पूरा चैप्टर है कि धात्री कैसी होनी चाहिए। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि इसमें कितनी बारीकी से बताया गया है। इसमें लिखा है कि धात्री न तो बहुत मोटी होनी चाहिए न बहुत पतली। उसके अपने बच्चे जीवित होने चाहिए ताकि उसे बच्चों से प्यार हो,
उसका स्वभाव शांत होना चाहिए, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि गुस्से या तनाव का असर दूध की क्वालिटी पर पड़ता है। धात्री का मेडिकल चेकअप भी बताया गया है कि उसे कोई स्किन की बीमारी या संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। सोचिए, उस समय भी क्वालिटी कंट्रोल कितना सख्त था। भाग 5, दांत निकलना, दंत जन्म माइनस सबसे कठिन समय। दोस्तों, हर माता पिता जानते हैं कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो समय कितना मुश्किल होता है। बच्चा रोता है, उसे बुखार आता है, दस्त लगते हैं। काश्यप संहिता इस विषय पर दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। महर्षि कश्यप ने इसे बहुत विस्तार से समझाया है। काश्यप संहिता में लिखा है कि जैसे एक राजा जब युद्ध के लिए निकलता है तो चारों तरफ हलचल मच जाती है, ठीक वैसे ही जब मसूड़ों को फाड़कर दांत बाहर आते हैं तो बच्चे के पूरे शरीर में उथल पुथल मच जाती है। इस किताब में बताया गया है कि दांत निकलने के समय बच्चे को बुखार, सिरदर्द, आंखों में दर्द और पेट की गड़बड़ी हो सकती है, जिसे हम आज टीथिंग ट्रबल्स कहते हैं। कश्यप जी कहते हैं कि इस समय बच्चे के साथ बहुत धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने मसूड़ों पर मधु, शहद और पिपली जैसी जड़ी बूटियों का लेप लगाने की सलाह दी है ताकि बच्चे को दर्द में राहत मिले। मजे की बात यह है कि काश्यप संहिता में यह भी बताया गया है कि कौन से दांत शुभ होते हैं और कौन से नहीं। जैसे कि अगर दांत बहुत जल्दी निकल आएं या बहुत देर से निकलें या टेढ़े मेढ़े हों तो उसका बच्चे के भविष्य पर क्या असर होता है। यह हिस्सा अंधविश्वास जैसा लग सकता है, लेकिन यह उस समय की मान्यताओं को दिखाता है। भाग 6, बच्चों के खिलौने, क्रीडनक माइनस सिर्फ खेल नहीं। ये मेरा इस किताब का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। काश्यप संहिता शायद दुनिया की इकलौती ऐसी मेडिकल बुक है जो ये बताती है कि बच्चों के खिलौने कैसे होने चाहिए। इसे क्रीडनक कहा गया है। महर्षि कश्यप कहते हैं कि खिलौने सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं हैं, बल्कि बच्चे के विकास के लिए हैं। उन्होंने खिलौनों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं। पहला नियम, खिलौना नुकीला नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे को चोट न लगे। दूसरा नियम, खिलौना इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसे निगल ले। तीसरा नियम, खिलौने डरावने नहीं होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खिलौने रंग बिरंगे होने चाहिए, आवाज करने वाले होने चाहिए जैसे झुंझुना, और हल्के होने चाहिए। वे कहते हैं कि बच्चे को ऐसे खिलौने दो जिससे उसे खुश होने का मौका मिले। आज की मॉडर्न पेरेंटिंग भी तो यही कहती है कि बच्चों को सेफ टॉयज देने चाहिए। ये ज्ञान हमारे पास सदियों से था। भाग 7, अन्नप्राशन माइनस ठोस आहार की शुरुआत। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे दूध के अलावा ठोस खाना, सॉलिड फूड दिया जाता है। इसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। काश्यप संहिता में इसे बहुत वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। संहिता कहती है कि 6ठे महीने में बच्चे को फलप्राशन कराना चाहिए, यानी फलों का रस देना चाहिए। ये विटामिन सी का स्रोत होता है। उसके बाद धीरे धीरे अनाज देना चाहिए। लेकिन अनाज कैसा हो? पुराना चावल और मूंग की दाल। काश्यप जी कहते हैं कि खाना ऐसा होना चाहिए जो लघु हो, यानी पचने में बहुत आसान हो। उन्होंने खिचड़ी को सबसे उत्तम भोजन माना है। साथ ही उन्होंने साफ सफाई पर बहुत जोर दिया है। बच्चे को खाना खिलाने वाले बर्तन साफ होने चाहिए और खाना खिलाने वाले के नाखून कटे होने चाहिए। हाइजीन का इतना ध्यान उस जमाने में रखा जाता था, ये काबिले तारीफ है। भाग 8, बच्चों की बीमारियां और गृह रोग। काश्यप संहिता का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज पर है, लेकिन इसमें एक रहस्यमयी चैप्टर भी है जिसे गृह रोग कहते हैं। प्राचीन काल में जब कोई बच्चा अचानक बीमार पड़ता था, बिना किसी कारण के रोता रहता था या उसे दौरे पड़ने लगते थे, तो लोग मानते थे कि उसे किसी अदृश्य शक्ति या ग्रह ने पकड़ लिया है। काश्यप संहिता में रेवती, पूतना, शकुनी जैसे कई ग्रहों का जिक्र है। आज के डॉक्टर इसे इन्फेक्शन या मानसिक समस्याओं के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप काश्यप संहिता को ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि इन ग्रहों के लक्षण आज की बीमारियों से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे पूतना ग्रह के लक्षणों में बच्चे को उल्टी और दस्त होते हैं, जो शायद हैजा या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। कश्यप जी ने इनके इलाज के लिए धूपन चिकित्सा, फ्यूमिगेशन बताई है, यानी खास तरह की जड़ी बूटियों का धुआं करना। आज साइंस मानती है कि जड़ी बूटियों का धुआं करने से कमरे के बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। तो हो सकता है कि जिसे वो ग्रह कहते थे वो असल में सूक्ष्म कीटाणु थे, जिन्हें वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन धुएं से उन्हें मार देते थे। भाग 9, बच्चों का कमरा, कुमारागार। काश्यप संहिता में एक आर्किटेक्ट की तरह यह भी बताया गया है कि बच्चों का कमरा यानी नर्सरी कैसी होनी चाहिए। इसे कुमारागार कहा जाता है। किताब कहती है कि ये कमरा घर के ऐसे हिस्से में होना चाहिए जहां सीधी तेज हवा न आती हो, लेकिन वेंटिलेशन अच्छा हो। वहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे में बिस्तर कैसा होना चाहिए, ये भी लिखा है। बिस्तर इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि बच्चा गिर जाए,
और इतना नीचा भी नहीं कि जमीन की ठंडक या कीड़े मकोड़े बच्चे तक पहुंचे। कश्यप जी ने यह भी कहा है कि बच्चे के कमरे में हमेशा रक्षा मंत्रों का पाठ होना चाहिए या संगीत होना चाहिए। यह बच्चे के मानसिक विकास और शांति के लिए जरूरी माना गया था। भाग 10। काश्यप संहिता का आज के दौर में महत्व। अब हम वीडियो के आखिरी पड़ाव पर हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पुरानी बातें आज हमारे किस काम की। दोस्तों, काश्यप संहिता हमें सिखाती है कि बच्चे बड़ों की छोटी कॉपी नहीं होते, उनका अपना एक अलग विज्ञान है। आज हम बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि बच्चों को असली खिलौनों और माता पिता के स्पर्श की जरूरत है। इस किताब में बताई गई खान पान की आदतें, जैसे जंक फूड की जगह घर का बना सात्विक आहार, आज भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। काश्यप संहिता ये भी सिखाती है कि इलाज से बेहतर है बचाव। अगर हम बच्चे की दिनचर्या, मालिश, स्नान और नींद का ध्यान रखें, जैसा इस किताब में लिखा है, तो बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का सबसे बड़ा उदाहरण है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी कहानी काश्यप संहिता की माइनस वो महान ग्रंथ जो हजारों साल पहले भारत में लिखा गया था ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। ये किताब सिर्फ वैद्य या डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये हर उस माता पिता के लिए है जो अपने बच्चे को एक स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि बाल चिकित्सा या पीडियाट्रिक्स की शुरुआत हमारे देश से हुई। भले ही आज हम मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काश्यप संहिता के जीवन जीने के सिद्धांत आज भी उतने ही खरे उतरते हैं। अगर आपको हमारा ये डीप डाइव वीडियो और ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी। क्या वो खिलौनों वाली बात थी या फिर नर्स चुनने के नियम? ऐसे ही और प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।